क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो हर रोज बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो आइए तलाशते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। हेलो एवरीवन, मैं हूं कीर्ति श्रीवास्तव और एमके ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम यहां कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 को। अब तक हमने इस बुक के पिछले 7 अध्याय को कवर कर लिया है। अब हमारा आखिरी अध्याय इस बुक का है। अब तक हमने देखा सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, जिसमें हमने जाना अक्षांश और देशांतर को, पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने जाना, मानचित्र के बारे में हमने जाना, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में हमने जाना और पृथ्वी का के जो प्रमुख स्थल रूप हैं उनके बारे में हमने जाना। फिर हमारा जो पिछला अध्याय था वो हमारे देश के बारे में था, जो कि था हमारा देश भारत। और अब हम जानेंगे आगे बढ़ते हुए कि इस चैप्टर में भारत, उसकी जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आइए दोस्तों चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपको पहले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि दिन प्रतिदिन आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि और टेलीविज़न पे देखते हैं और जो है इस बारे में दूसरों से भी बातें करते हैं कि जो है मौसम आज का ऐसा है, मौसम आज का वैसा है और ठंडा है, कभी गर्म है। तो इस तरीके की बातें आप रोज़ किसी न किसी माध्यम से आप सुनते रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मौसम क्या होता है? तो दोस्तों आज जान लीजिए कि मौसम जो होता है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है। जो हर रोज़ जो है वायुमंडल में परिवर्तन होता रहता है, उसे ही हम मौसम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। मतलब कि टेम्परेचर कितना है, या बारिश कितनी हो रही है या नहीं हो रही है, या सूर्य की रोशनी हमको कितनी मिल रही है, ये सभी बातें जो है मौसम में शामिल होती है। अब जो है आगे मौसम कभी गर्म हो सकता है, कभी ठंडा हो सकता है, कभी आसमान में बादल हो सकते हैं, कभी बारिश हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें जो है मौसम में आती हैं। और भारत में जो है सामान्यतः आप देखेंगे तो मुख्य रूप से कितने मौसम है दोस्तों? मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में मुख्य रूप से कितने मौसम हैं। ठीक है, आगे आप जो है हम देखते हैं कि भारत में जो ठंडी का मौसम है, तो उस समय क्या होता है कि वो जो है ठंडी का मौसम हमारा उस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है। हमने पीछे जाना था कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पिछले चैप्टर में जाना था। तो दोस्तों इसी वजह से कहा जाता है कि एनसीईआरटी को एक सीरीज़ में पढ़िए आप। तो आपको जो है पिछले जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते रहेंगे तो आगे की बातें आपको समझ में आएंगी। तो हम भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट पे है। हम पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में हैं और उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर उस समय जो सूर्य का विकिरण है, सूर्य की जो किरण है वो सीधी नहीं पड़ती है, जिसके कारण हमारे यहाँ तापमान कम हो जाता है। और इसके विपरीत जो है जो ग्रीष्म ऋतु है हमारी, इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है और यहाँ पर जो है वो मौसम गर्म रहता है और हवाएं जो होती हैं वो शुष्क बहती हैं। और इन शुष्क हवाओं को दोस्तों क्या कहते हैं? इन शुष्क हवाओं को कहते हैं लू। तो जो गर्मी में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें ही हम लू के नाम से जानते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अगले चैप्टर में इन्होंने क्या बताया है। अब इन्होंने एक खेल के बारे में आपको बताया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, है ना, इसे समझ जाएंगे आप। अब देखिए वर्षा को जो है इन्होंने कई भाषा में आपको बताया, भारत में बोली जाने वाली कई जो भाषा है उसमें ये देखिए हिंदी में तो बारिश कहते हैं, आप वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं आप उसी को, हिंदी में वर्षा, उर्दू में बारिश, मराठी में पाउस कहते हैं और बंगाली में वर्षा कहते हैं। सॉरी। अब आगे ये बता रहे हैं आपको दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो बारिश का जो मौसम होता है हमारे यहाँ, वो मौसम कब बनता है? यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। बारिश का जो मौसम है वो एक मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन जो है मतलब हवा जो है आपकी बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर चलती है।
मतलब इस समय हवा जो है आपके सागरों से स्थल की ओर, ज़मीन की ओर चलती है, और वे अपने साथ जो है नमी भी लाती है, क्योंकि वो जो है सागर की ओर से आती हैं पानी की तरफ से, तो वो अपने साथ में नमी ले आती हैं। और ये पवन जो है पहाड़ों से जब टकराती है तब वर्षा होती है। तो एक तो जो है हिमालय हमारे लिए प्रहरी का काम करता है, और दूसरे हिमालय की वजह से ही जो है हवाएं जाके उससे टकराती हैं, जिसके कारण जो है हमारे देश के मैक्सिमम हिस्सों में बारिश होती है। फिर ये हो गया आपका बारिश का मौसम। फिर मानसून जब लौटता है तो वो मौसम जो है क्या होता है, वो होता है शरद ऋतु। और इस समय क्या होता है, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, है ना। और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। और मतलब मानसून जो है आया पहले, जो है बारिश के मौसम में इधर आपका मई जून जुलाई के करीब जो मानसून आया आपका, जो बारिश हुई, तो उसके बाद फिर मानसून वापस जाता है। और वापस जब जाने लगता है तो उस समय ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश करता है, दक्षिण भागों में। लौटते मानसून की बारिश, कभी कभी प्रश्न आता है कि लौटते मानसून से किन क्षेत्रों में बारिश होती है। तो लौटते मानसून से दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में जो मापी गई मौसम की औसत दशा होती है उसे ही हम जलवायु के नाम से जानते हैं। ये देखिए जलवायु की एक बेहतरीन जो है इन्होंने परिभाषा दी है कि जो है जलवायु क्या होती है। तो जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में, मतलब कई सालों तक वहाँ का जैसा मौसम रहता है उसकी औसत दशा को हम नापते हैं और उसे ही हम जलवायु के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं किसी स्थान भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून पे निर्भर है। और मानसून शब्द जो है आपका कहाँ से आया, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति हम जानते हैं कि ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है, और वो जो है किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि उष्ण कटिबंध क्या है, तो ये हमने देखा था। तो ये जो है उष्ण कटिबंध में आता है, और ये यहाँ पर अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवन से ही होती है ना। और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा एवं प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक है, अच्छा जो है आपका मानसून, अगर हम आप कहते हैं ना कि बहुत अच्छा मानसून इस साल आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस साल अच्छी बारिश हुई है और जिसके कारण से फसलों का उत्पादन जो है वो अच्छा संभव हुआ है। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है या ठंडी पड़ती है। किसी स्थान की जलवायु अब किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो किसी स्थान की जो जलवायु है दोस्तों, वो उसकी स्थिति, मतलब वो किस क्षेत्र में आता है, कौन से कटिबंध में आता है, और फिर उसके बाद उसकी ऊंचाई, समुद्र से उसकी दूरी, मतलब समुद्र के तल से उसकी ऊंचाई, समुद्र से उसकी दूरी, और उच्चावच मतलब कितना ऊंचा कितना नीचा है, इस पर निर्भर करती है। तो जलवायु के लिए जो प्रमुख चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं वो हैं उसकी स्थिति कि किस कटिबंध में वो आता है, और उसके बाद फिर उसकी ऊंचाई क्या है समुद्र तल से, फिर समुद्र से दूरी क्या है, और उसका जो ऊंचा नीचापन है, उच्चावच है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ पूरे देश में अलग अलग सी, एक जैसी परिस्थितियाँ नहीं हैं ये जो जलवायु के लिए आवश्यक हैं। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि वहीं देखिए भारत में जो है जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय जो हमारे क्षेत्र हैं मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम है, ना अधिक वे गर्म है ना अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण वे आर्द्र हैं, क्योंकि वहाँ पर हवाओं में बराबर नमी बनी रहती है। और विश्व का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मेघालय में स्थित मासिन राम है ना। और मतलब कि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश भारत में ही होती है मासिन राम में। और जबकि किसी वर्ष जैसलमेर में जो राजस्थान में, वहाँ पे बारिश ही नहीं होती है। तो सोचिए कितनी विविधता वाला हमारा देश है कि सर्वाधिक बारिश वाला स्थान यहाँ है, और पता चले कि उसी की थोड़ी ही दूरी पर जो है जैसलमेर है। थोड़ी दूर का मतलब कि
छोर अलग अलग है, लेकिन फिर भी उतनी अधिक भी पूरे अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो दूरी उतनी भी नहीं है। तो मतलब एक देश के अंदर ही एक जगह पर बहुत बारिश होती है, दूसरी जगह पर पता चला बारिश ही नहीं होती है। तो ऐसा देश है मेरा। और फिर प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अब प्राकृतिक वनस्पतियों में जो है हमारे देश में कई तरीके के पादप मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, हरे घास वाले मैदान मिलते हैं हमारे यहाँ, झाड़ियाँ मिलती हैं, है ना, कैक्टस और फूलों वाले पौधे भी मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है बहुत से लंबे वृक्ष भी मिलते हैं। मतलब वनस्पतियों के मामले में भी विविधता है हमारे देश में। और देखिए इसमें इन्होंने चित्र में भी आपको दिखाया, ये देखिए कि ये भूमि परत, अब इन्होंने झाड़ी वाली परत तो यहाँ तक रहेगी 5 मीटर तक। देखिए इन्होंने मीटर में दर्शाया है। तरुण वृक्ष, नया वृक्ष, युवा वृक्ष, तो यहाँ तक रहेगा लगभग 15 मीटर। फिर ये देखिए 20 मीटर, फिर ये लंबा हो गया, है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, ये बता रहे हैं आपको कि घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपज आते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। मतलब जिनमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। क्या आप कभी ने ये सोचा है कि ये सब इतने अलग अलग क्यों रहते हैं? और मतलब जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति अलग अलग क्यों होती है? तो इसमें सबसे मुख्य कारण दोस्तों होता है बारिश। बारिश के कारण ही जो है कुछ जो है आपके जो कुछ क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ हैं मतलब वो झाड़ियों वाले पाई जाती हैं, कुछ क्षेत्रों में जो बहुत लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में मध्यम वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की जो वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे और वृक्ष ये सब पाए जाते हैं। तो उसका मुख्य कारण होता है वो बारिश, है ना। और जलवायु की विभिन्नता जो है इनमें अपना मुख्य रोल प्ले करती है। तो आगे हम जानते हैं कि हमारे लिए वन क्यों आवश्यक है, वनों की आवश्यकता हमें क्यों होती है। वन हमारे लिए दोस्तों जानते हैं आप आम जीवन में, देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पे दिखाया गया है आपको। चूँकि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं तो इस तरीके के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जहाँ पर अच्छे से बारिश होती है वहाँ पर ऐसे डेंस पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत गहराई से सघन, है ना। तो क्योंकि उनके उगने के लिए उन्हें जो है अनुकूल दशाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों जो है हमें वनों की ज़रूरत क्यों होती है? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये हमारे लिए सबसे मुख्य कार्य करते हैं ये कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। और ये जो है हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण भी कर लेते हैं। और पेड़ पौधों को मिट्टी जो है की जड़ें वो बांध कर, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के भी रखती है, जिसके कारण जो है ज़मीन का अपरदन कम होता है, मिट्टी का अपरदन कम होता है, कटाव कम होता है। और इसके साथ में जो है पेड़ पौधों से हमें बहुत ही काम की लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं ना, ईंधन प्राप्त होता है, हमें अपने जानवरों के लिए चारा प्राप्त होता है, जड़ी बूटियाँ, शहद, गोंद, ये सभी चीज़ें हमें वनों से मिलती हैं। ऐसी न मालूम कितनी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो और एक आवश्यक बात कि जो वन्य जीव हैं, जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके लिए प्राकृतिक निवास का भी जो है ये काम करते हैं जंगल। और अब दोस्तों देखिए हमारी कितनी ख़राब आदत है, हम पेड़ पौधों को जब देखिए तब काटते रहते हैं अपने स्वार्थ में। और इसकी वजह से सोचिए कितने भारी नुकसान है। पहला नुकसान तो आप अपनी ज़िंदगी की सांसें कम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम करेंगे आप तो एनवायरनमेंट का पूरा सिनारियो चेंज होगा, जिसके कारण से आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप वही जैसे अभी आप पानी की बोतल पीने के लिए मजबूर हैं, वैसे आप ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके चलेंगे, है ना। तो एक तो जो है इससे जब वनस्पतियाँ समाप्त होंगी तो एक तो ऑक्सीजन की समस्या आएगी, और दूसरी बात जो है जो वन्य जीव हैं उनका जब प्राकृतिक निवास आप छीन लेंगे तो वो शहरों की तरफ और गाँवों की तरफ भागेंगे, तो आपको जो है अलग तरीके की समस्याएं खड़ी होंगी, है ना। तो इसलिए हमें दोस्तों इनकी सुरक्षा के बारे में जो है डेफिनेटली सोचना चाहिए। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक कंट्री है जहाँ पर ग्रेजुएशन करने के लिए, प्रत्येक ग्रेजुएशन की डिग्री पाने के लिए प्रत्येक बच्चे को, मतलब ग्रेजुएट जो अपना एप्लीकांट है उसे जो है 5 वृक्ष लगाने होते हैं। तो क्या आप दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वो कौन सा देश है जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है, और ये कितनी खूबसूरत व्यवस्था है। और हम लोग जो है वृक्षों को बचाने के लिए कई सारे वन महोत्सव भी करते हैं, और अधिक से अधिक लोगों को इससे अवेयर करते हैं कि हमको पेड़ पौधों को बचाना है ना।
और जो है हम जो है अपने बच्चों के जन्मदिन पर वृक्ष लगा सकते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वृक्ष बड़ा होगा तो आपका एक अटैचमेंट रहेगा। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हम करके और जो है पेड़ पौधों के प्रति अपना प्यार और अपना रुझान बनाए रख सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से खूबसूरती से आपको बताया गया है कि पहली चीज़ तो आपकी ऑक्सीजन आपको मिलती है, दूसरी चीज़ ये मिट्टी के कटाव को रोकती है, बांध के रखती है इसकी जड़ें, फिर आपको शहद भी पेड़ों के माध्यम से, ये देखिए हनी जो है कि छत्ते यहाँ पर बनाए हैं हनी बी ने। फिर फ्रूट्स मिलते हैं आपको, गोंद और लाख भी यहाँ से मिलते हैं आपको। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास भी है ये, और इमारती लकड़ियाँ भी आपको मिलती है, रबड़ मिलता है आपको इससे, देखिए फर्नीचर आप बनाते हैं, खेल का सामान बनाते हैं, ईंधन के लिए काम आती है, चारा के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं आप इनका, और इससे जो है आप आश्रय घर बनाने में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी दवाइयों के लिए आप जो है इन पर निर्भर हैं। तो इस तरीके से पेड़ हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। इसीलिए कहा जाता है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, एक पेड़ 10 पुत्र समान, कहते आए वेद कुरान, है ना। तो हमारे ग्रंथों में इस प्रकार कहा गया है। और जो है वन्य प्राणी, अब आते हैं हम जो है वन्य प्राणियों पे। तो वन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है, और वनों में ही जंतुओं की हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में, कई प्रकार के सरीसृप, उनमें उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट और कृमियों का निवास होता है। मतलब कि एक जो है वहाँ पर विविधता वनों में देखने को मिलती है, क्योंकि सामान्य स्थानों पर तो हमने कब्जा कर रखा है, घर बना लिए हैं, ईंटें की दीवारें खड़ी कर ली हैं, तो वहाँ पर ये सब कैसे रहेंगे। तो ये सब जंगलों में ही रहते हैं, और उनका भी आवास हम धीरे धीरे ख़त्म करने पर आमादा है। तो इसके बाद जो है ये बता रहे हैं कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, या देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, और गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेरों का निवास गुजरात के गिर वन में है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। देखिए छोटी सी किताब कक्षा 6 की एनसीईआरटी कितनी अच्छी जानकारी आपको दे रही है कि गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर रहते हैं, हाथी एवं एक सींगों वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं, और हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं आपको। ऊंट भारत के रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में जो है पक्षियों की भी बहुत प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में जो है तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख आदि भी पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ कई सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, है ना। उनमें प्राकृतिक रूप से जो है इनको पक्षियों को निवास करने के लिए प्रदान किया गया है। और उद्यान जो है वो शिकारियों से भी पक्षियों की रक्षा करते हैं, और सबसे बड़े शिकारी तो मनुष्य खुद ही हैं, है ना। तो आप अपने क्षेत्र में जो भी आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं उन 5 पक्षियों का नाम मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से 5 पक्षी आपके क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। भारत में जो है सांपों की जो है भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा और करैत प्रमुख है। बहुत जहरीले होते हैं और इनकी शायद प्रकृति को बहुत ज़रूरत है मनुष्य जैसे जो जहरीले जीव हैं उनसे निपटने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों के कटने एवं जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं वो तेज़ी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो गई हैं। उनको बचाने के लिए हमने नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। मतलब कि हमारी एक्टिविटीज़ जो है इतनी निम्नतर स्तर की हो गई हैं कि हम चाहे जानवर पाएँ तो उसे खा जाएं, चाहे पक्षी पाएँ तो उसे खा जाएं सबको, और या हम जो है उनकी खाल निकाल के उसे बैग बनाते हैं, जूते बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, और न मालूम कितनी सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हम जीने के लिए इन निरीह पशुओं की हत्या करते हैं। तो सरकार जो है इन पशु पक्षियों को बचाने के लिए जो है कई तरीके के नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाती है, क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब होता है। जब आप जो है प्रकृति से एक प्रजाति को हर कहा जाता है कि प्रकृति में किसी भी चीज़ की इफ़िशियंसी है, वो मतलब यूं ही नहीं यहाँ पर प्रकृति का हिस्सा बना हुआ है। तो जब आप उसका विनाश कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसकी उपादेयता थी उस पर प्रभाव पड़ता है, और इसके कारण हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है।
तो इसी कारण से सरकार जो है हमेशा जो है समय समय पर इस तरीके की व्यवस्था के द्वारा जो है पशु पक्षियों को जो है आरक्षित करने का प्रयास करती है। सरकार ने हाथियों एवं बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। और अगर आपके नियरेस्ट जो है पशु विहार कौन सा है, आप जो है उसको मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आज ये आखिरी चैप्टर है, पढ़ाते पढ़ाते जो है लास्ट चैप्टर तक कक्षा 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग पहुंच गए हैं। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया जो है इसे देखें और देखकर जो है अपने कमेंट्स मुझे प्रदान करें, ताकि मेरा प्रोत्साहन होगा। तो मैं इस सीरीज को जो है कक्षा 7 की भी शुरू करूँगी और उसे भी पढ़ाऊँगी, और हम इस तरीके से करके जो है एनसीईआरटी की पूरी श्रृंखला क्लास 12 तक समाप्त करेंगे। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर आएंगे, या जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं उसे कमेंट करके बताएंगे। तो अगर जिस सब्जेक्ट पे कमेंट ज़्यादा होगा आपका, उस सब्जेक्ट को हम पहले शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है कुछ पेपर्स की कटिंग है ना, और इसमें जो है कई तरीके की न्यूज़ है। फिर वन्य जीवों के संरक्षण में आप भी अपना हाथ बटा सकते हैं, ये बता रहे हैं। बिल्कुल हम बता सकते हैं। हम जो है अपने आसपास जो है जो भी हमसे एक्टिविटीज़ के द्वारा ये सब करने में जो है सहयोग हो सकता है, वो हम कर सकते हैं। आप जो है इन जो पशु पक्षी हैं उनसे बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं या अन्य पदार्थ हैं, उन्हें आप खरीदने से इनकार कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप खरीदेंगे नहीं, जब उपभोग नहीं होगा, तो कहाँ से जो है बिक्री होगी, है ना। तो इससे हम जो है इससे क्या होगा कि उनकी सुरक्षा में एक कदम हमारा भी होगा, एक हमारा भी छोटा सा सहयोग होगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। प्रत्येक वर्ष में जो अक्टूबर के पहले सप्ताह को हम वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके, है ना। अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है वो हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। देखिए कई सारी कटिंग्स है इसमें। टाइगर क्राइसिस हैव यू डन इनफ टू चेक पोचिंग, है ना। विलेजेस इन टाइगर रिजर्व मस्ट बी रिलोकेटेड। ऐसी अब जब आप जो है उनका घर छीन लेंगे, पेड़ काट के वहाँ घर बना लेंगे, और बहुत सारे अपने अंधाधुंध जो है क्रियाकलाप उल्टे सीधे करते रहेंगे, तो टाइगर क्या करेंगे और बाकी के जानवर क्या करेंगे? वो आपके यहाँ आएंगे और आपको खाएंगे, और फिर आपको दिक्कत होगी। आप कहेंगे कि ये सब हमें नुकसान पहुँचाते हैं ना। तो प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? कुछ पक्षी जैसे पिंटल बतख, हाँ, कर्लियू, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, हर साल जो क्या होते हैं सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। हमारे जो है प्रयागराज में जब माघ का समय आता है, माघ मेले के समय में आप देखेंगे कि इतने अधिक संख्या में बाहर से आए हुए पक्षी जो है वो दिखाई देते हैं। न मालूम कितनी दूरी तय करके, सोचिए क्या उनकी स्पीड होगी, कैसे उन्हें पता चलता होगा। उनके पास तो कोई ऐसे यंत्र भी नहीं है कि जिससे वो जान सके कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में। लेकिन प्रकृति ने सबको उसकी क्षमता से नवाजा है, सबको एक क्षमता दे रखी है, और वो उतनी दूर से सोचिए 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो भारत आती है ना। इतनी दूर से आते हैं। इस पर छोटी लिटिल स्टंट जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक देश से, सोचिए आर्कटिक देश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये अध्याय समाप्त हुआ, और इस अध्याय में जो है इस अध्याय के साथ ही ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की सीरीज भी समाप्त हुई। तो दोस्तों मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ आखिरी में कि आप कृपया जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर लें। और अगर जो है किसी अन्य विषय पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप जो है उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूँगी कि आपके द्वारा बताए गए चैप्टर पर भी मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। अपना ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद, बाय बाय।